आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जो सुनते ही थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है। विषाद मठ। विषाद यानी गहरा दुख और मठ मतलब एकांत का स्थान। ये नाम ही अपने आप में कितना वजनदार लगता है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी मनोदशा है। जैसे एक स्थिति का बयान, दुख का एकांतवास, या शायद दुख में ही पाया गया एकांत। मतलब इसमें कई परतें हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं परतों को थोड़ा खोलें। रांगे राघव का ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है विषाद मठ। हमारे पास जो जानकारी है वो उपन्यास के सार और उसके विश्लेषण पर आधारित कुछ नोट्स हैं। तो हम इन्हीं के जरिए उपन्यास के मूल विचारों को, नायक के संघर्ष को और वो जो गहरा संदेश है ना समाज, राजनीति और व्यक्ति के बारे में, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसा आपने कहा, और नोट्स भी बताते हैं, विषादमठ सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में समाज के यथार्थ पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है, एक दार्शनिक पड़ताल भी कह सकते हैं। ये उपन्यास हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां अन्याय, भ्रष्टाचार, वो सब बहुत गहरा है, और फिर एक अकेला इंसान है जो अपने नैतिक उसूलों के साथ इस पूरी व्यवस्था से टकरा रहा है। हाँ, तो चलिए फिर उसी टकराव के केंद्र में चलते हैं। ये जो नायक है उपन्यास का, जिसके आसपास ये सारा विषाद और संघर्ष बुना गया है, कौन है वो? जो हमें पता है उसके हिसाब से वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या शायद कोई विद्वान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सच बोलने की हिम्मत है। समाज में जो अन्याय, जो भ्रष्टाचार फैला है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस है। हाँ, और शायद यहीं से उसका विषादमठ बनना शुरू हो जाता है। देखिए, साहस की पहली कीमत अक्सर अकेलापन ही होती है। जैसे ही वो सवाल उठाता है, व्यवस्था उसे अलग करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, व्यवस्था उसे किनारे करने लगती है। ये बात तो है। उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता होगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। समाज और राजनीति की गलियों में ईमानदारी, न्याय, इन सब की बात करना, इनके लिए लड़ना कितना मुश्किल है। सामग्री में एक लाइन है जो उसकी यात्रा को अच्छे से बताती है। समाज के ऊंच नीच, सत्ता और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के बीच सत्य और न्याय की तलाश। ये तलाश ही जैसे उसकी जिंदगी बन जाती है। और इसी तलाश में विषादम मठ का असली मतलब सामने आता है। नोट्स इस पर जोर देते हैं कि ये कोई असल जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग या आश्रम नहीं। ये उस नायक के मन की हालत है। वो गहरा दुख, वो अकेलापन जो समाज से, व्यवस्था से लगातार लड़ते रहने से उसके अंदर इकट्ठा हो गया है। ये उसके अंदर का मठ है, जहां वो अपने दुख के साथ अकेला है। शायद वहीं उसे थोड़ी शांति मिलती हो, या शायद वो दुख ही उसका साथी बन गया हो। ये तो बहुत ही प्रभावशाली कल्पना है। मतलब ये मठ बाहर नहीं, अंदर है। एक ऐसी जगह जहां बाहर का शोर शायद ना पहुंचे, पर अंदर का विषाद गूंजता रहे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। या ये भी कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया की जो कठोरता है, जो अन्याय है, वही उसके अंदर इस मठ को बना रहे हैं। उसका जो अंदर का दुख है, वो बाहरी दुनिया की सच्चाई का आईना बन जाता है। उसका अकेलापन सिर्फ उसका नहीं रहता, वो समाज में हर उस आवाज के अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है। जी। ये उसके व्यक्तिगत अनुभव को एक सार्वभौमिक मतलब दे देता है। और ये जो संघर्ष है, ये टकराव, ये उसे किस तरह झेलना पड़ता है? क्या ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नोट्स हमारे पास हैं वो साफ बताते हैं कि ये संघर्ष बहुत ठोस, बहुत क्रूर रूप लेता है। उसे भ्रष्ट प्रशासन और समाज के अमीरों से प्रताड़ना और विरोध झेलना पड़ता है। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये उसे दबाने की, कुचलने की कोशिश है। देखिए, जब कोई जड़ जमा चुकी व्यवस्था पर चोट करता है, तो व्यवस्था अपनी पूरी ताकत से पलटवार करती है। यानी उसे सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि असल में सत्ता और पैसे की ताकत से भी लड़ना पड़ता है। और ये लड़ाई उसे कहाँ ले जाती है फिर? ये लड़ाई उसे और गहरे अकेलेपन में धकेल देती है। एक बहुत ही मार्मिक बात जो नोट्स में है, वो ये कि उसके आदर्श और नैतिकता उसे बार बार अकेला कर देती है। सोचिए, जिन उसूलों के लिए वो सब कुछ दांव पे लगा रहा है, वही उसूल उसे समाज से काट देते हैं। ये कितनी अजीब, कितनी दुखद विडंबना है। हाँ, ये सचमुच सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों होता होगा? क्या समाज वाकई इतना पाखंडी है कि आदर्शों की बात करने वाला ही पराया लगने लगता है? शायद इसलिए कि वो ऐसे मूल्यों पर अड़ा रहता है जिन्हें समाज या तो नजरअंदाज करना सीख गया है, या अपने स्वार्थ के लिए उनकी परिभाषा ही बदल चुका है। उसकी ईमानदारी,
दूसरों के भ्रष्टाचार को आईना दिखाती है ना। हाँ। उसका न्याय का आग्रह दूसरों के अन्याय पर सवाल उठाता है। तो ऐसे में उसे अकेला कर देना, हाशिए पर डाल देना, ये व्यवस्था के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। और इस अकेलेपन और संघर्ष का असर, क्या ये सिर्फ उसके सामाजिक जीवन तक ही रहता है या और गहरा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। नोट्स इशारा करते हैं कि असर बहुत गहरा और निजी होता है। उसके व्यक्तिगत संबंध और परिवार भी इस संघर्ष में प्रभावित होते हैं। जाहिर है, जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन एक बड़े मकसद के लिए लगा दे, खासकर ऐसे संघर्ष में जो उसे लगातार खतरे में डालता हो, समाज से काटता हो, तो उसके निजी रिश्तों पर तनाव तो आएगा ही। हाँ। आदर्शों की लड़ाई अक्सर रिश्तों की कीमत मांगती है। ये तो संघर्ष का एक और बहुत दुखद पहलू हुआ। मतलब बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते इंसान अपने अंदर की दुनिया में भी अकेला होता जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये टकराव आखिर पैदा क्यों होता है। असल में ये दो बिल्कुल अलग चीजों के बीच का खिंचाव है। एक तरफ है नायक की न्याय, समानता, ईमानदारी की तीव्र इच्छा, एक आदर्श सपना। दूसरी तरफ है समाज की कड़वी सच्चाई, अन्याय, पक्षपात, स्वार्थ, सत्ता का खेल। वो एक बेहतर दुनिया चाहता है, पर उसे हर कदम पर एक ऐसी दुनिया से टकराना पड़ता है जो सिद्धांतों से नहीं बल्कि ताकत और अपने फायदे से चलती है। के बीच की खाई है, यही उसे अंदर से तोड़ती है, उसे विषाद की ओर ले जाती है। हाँ, नोट्स के मुताबिक यही वास्तविकता उसे विषाद और एकाकीपन की ओर ले जाती है। जब इंसान देखता है कि जिन मूल्यों को वो सबसे ऊपर मानता है उनकी समाज में कोई कीमत नहीं या उन्हें बचाए रखना नामुमकिन सा है, तो एक गहरा अवसाद, एक तरह का अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। और ये सिर्फ उस नायक की कहानी नहीं है। ये किसी भी समय में, किसी भी समाज में सिद्धांतों पर चलने की जो मुश्किल है, उसका एक सार्वभौमिक चित्रण है। ये दिखाता है कि नैतिक रूप से जीना कितना महंगा सौदा हो सकता है। उपन्यास में जाहिर है कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो इस संघर्ष को और तेज कर देती होंगी, जो नायक के इरादों की परीक्षा लेती होंगी। हाँ, बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि नायक चुपचाप बैठा नहीं रहता, वो सक्रिय विरोध करता है। वो समाज की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। वो देखता है कि व्यवस्था कैसे कमजोरों का शोषण कर रही है, कैसे नियम कानून ताकतवरों के पक्ष में है, और वो इसके खिलाफ खड़ा होता है। अच्छा, और फिर इस खड़े होने का नतीजा क्या होता है? क्या उसकी आवाज सुनी जाती है? जैसा कि अक्सर होता है, नतीजा उल्टा होता है। उसका ये विरोध समाज और सत्ता के शक्तिशाली वर्ग को नागवार गुजरता है। जाहिर है, जिन लोगों के हित उन अन्यायपूर्ण नीतियों से जुड़े हैं, वो किसी चुनौती को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो इसे अपने वजूद पर हमले की तरह देखते हैं। तो क्या वो नायक को चुप कराने में कामयाब हो जाते हैं? क्या वो टूट जाता है, हार मान लेता है? यहीं पर जी नायक का असली चरित्र सामने आता है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि वो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है, लेकिन इसका व्यक्तिगत और मानसिक दाम उसे भुगतना पड़ता है। वो कीमत चुकाता है, सामाजिक बहिष्कार की, प्रताड़ना की, शायद आर्थिक तंगी भी हो, मानसिक पीड़ा हो, लेकिन वो अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटता। समाज की जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जो सत्ता का गठजोड़ है, वो उसे लगातार दुख और अकेलेपन के विषादमठ में धकेलता रहता है। पर उसके अंदर की जो लौ है, वो बुझती नहीं है, वो टिका रहता है। ये दृढ़ता ही शायद उसे नायक बनाती है, भले ही उसकी कहानी किसी आम नायक की तरह जीत पर खत्म ना हो रही हो। बिल्कुल। उसकी जीत शायद इसी में है कि वो हार नहीं मान रहा, वो नैतिक रूप से हार नहीं रहा, भले ही बाहरी तौर पर उसे सफलता ना दिखे। और फिर उपन्यास एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जिसे नोट्स चरम बिंदु या क्लाइमैक्स कह रहे हैं। ये वो पल है जब नायक को शायद सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो सच्चाई क्या है? क्या उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है? एक ये महसूस करता है कि समाज में न्याय और ईमानदारी की जगह बहुत कम है। उसे ये एहसास होता है कि जिन आदर्शों और नैतिक मूल्यों के लिए वो लड़ रहा है, उन्हें बचाने के लिए वो बिल्कुल अकेले संघर्ष कर रहा है। वो देखता है कि जिस बड़ी बदलाव का वो सपना देख रहा था, उसके लिए समाज में न तो इच्छा है न जगह। उसे लगता है जैसे वो एक अंधहीन दीवार से बस सिर टकरा रहा है। ओहो, ये तो बहुत ही निराशाजनक और अकेला कर देने वाला एहसास होगा। ये महसूस करना कि आपकी लड़ाई शायद बेकार जा रही है, कि आप बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर यह बहुत पीड़ादायक क्षण होता होगा, लेकिन नोट्स ये भी बताते हैं कि इस बिंदु का महत्व सिर्फ नायक की पीड़ा तक नहीं है। ये वो क्षण है जो पाठक को, या जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सुनने वालों को भी सत्य, न्याय और नैतिकता के प्रति गंभीर विचार करने पर मजबूर करता है। ये हमें अपने समाज की तरफ देखने पर मजबूर करता है, सोचने पर कि क्या वाकई हमारे समाज में ईमानदारी, न्याय, सिद्धांतों के लिए लड़ना इतना मुश्किल और अकेला बना देने वाला काम है।
क्या हम भी जाने अनजाने उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो ऐसे नायकों को अकेला छोड़ देती है? ये जो आदर्शों के लिए अकेले लड़ने का विषय है ना, ये बहुत गहरा और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला मुद्दा है। तो फिर इस चरम बिंदु के बाद उपन्यास का अंत किस तरफ जाता है? क्या नायक इस निराशा से उबर पाता है? क्या कोई उम्मीद दिखती है आखिर में? जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार उपन्यास का अंत किसी सीधे साधे फॉर्मूले पर नहीं चलता। न तो वो पूरी तरह आशावादी है कि सब ठीक हो गया, और न ही पूरी तरह निराशावादी कि नायक हार गया। नोट्स इसे दार्शनिक और यथार्थवादी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यथार्थवादी अंत? मतलब शायद ये कि अंत में कोई जादू नहीं होता। समाज वैसा ही रहता है, अपनी अच्छाइयों बुराइयों का साथ। नायक को कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मिलती, भ्रष्ट व्यवस्था खत्म नहीं होती। लेकिन, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, नायक भी नहीं बदलता। वो अपने दुख और अकेलेपन के बावजूद सत्य और न्याय की खोज जारी रखता है। वो हार नहीं मानता, वो अपनी लड़ाई छोड़ता नहीं है, भले ही उसे पता हो कि रास्ता कितना मुश्किल है और मंजिल कितनी दूर। यथार्थवाद इसी में है कि दुनिया नहीं बदली, पर नायक का संकल्प भी नहीं टूटा। और इसी में शायद लेखक का अंतिम संदेश छिपा है कि जीत हार से भी जरूरी कुछ और है। हाँ, ऐसा ही लगता है। नोट्स सीधे तौर पर लेखक के संदेश का सार बताते हैं। जीवन में सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही असली मानव मूल्य हैं। रांगे राघव शायद यही कह रहे हैं कि जरूरी ये नहीं है कि आप जीतें या हारें या समाज बदले या नहीं। जरूरी ये है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते रहें, क्योंकि इंसान होने का असली मतलब शायद यही है। ये मूल्यों को ही मंजिल मानता है, सिर्फ रास्ता नहीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस गहन पड़ताल से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं हमारे लिए? मुझे लगता है सबसे पहली और साफ बात तो यही है कि समाज में न्याय और सत्य की रक्षा कठिन है, लेकिन आवश्यक भी। उपन्यास ये भ्रम नहीं देता कि रास्ता आसान है, पर यह जरूर बताता है कि इस रास्ते को छोड़ना इंसानियत के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सीधे नायक के अनुभव से आती है, वो ये है कि व्यक्तिगत दुख और विषाद के बावजूद इंसान को अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। बाहरी हालात आपको कितना भी तोड़ें, अंदर की जो नैतिक हिम्मत है उसे बचाए रखना ही असली चुनौती है, और शायद असली जीत भी। और खुद उपन्यास के बारे में क्या कहेंगे? उसका सार क्या है आखिर? ये उपन्यास, जैसा कि नोट्स कहते हैं, संघर्ष, एकाकीपन और नैतिकता की गहनता को दर्शाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन है। ये दिखाता है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति एक भ्रष्ट समाज से टकराता है तो उसे कैसे अंदरूनी और बाहरी तूफानों से गुजरना पड़ता है। वो कितना अकेला महसूस कर सकता है, और इस अकेलेपन के बीच अपने नैतिक बल को, अपनी इंसानियत को बनाए रखना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। तो ये थी रांगे राघव के विषादमठ की एक पड़ताल, जो उपलब्ध स्रोतों पर आधारित थी। एक ऐसा उपन्यास जो हमें एक ऐसे नायक से मिलवाता है जो दोषों से भरे समाज में अपने आदर्शों के लिए अकेला, मुश्किल, लेकिन बहुत ज़रूरी संघर्ष लड़ रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद इस संघर्ष में कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है। नोट्स बताते हैं कि नायक अपने समय के समाज में अकेला लड़ रहा था। आज के संदर्भ में देखें तो तकनीक बदल गई है, संचार के साधन बढ़ गए हैं, है ना? जागरूकता शायद पहले से ज़्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है, समाज की बाहरी बनावट भले ही बहुत ना बदली हो, पर क्या विषादमठ के नायक जैसा अकेला नैतिक संघर्ष आज भी उतना ही एकाकी और विषाद से भरा है? या आज के समय में सोशल मीडिया और इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के दौर में इस संघर्ष का रूप और अनुभव कुछ बदल गया है? क्या आज आदर्शों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कम अकेला महसूस करता है, या ये अकेलापन बस नई रूपों में सामने आता है? ये वाकई सोचने का विषय है। सचमुच ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाता है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।